हेलो बेटा, नमस्कार। तो आज गद्य शिक्षण की दूसरी वीडियो लेकर मैं फिर हाजिर हुआ हूं, जो सीटेट का महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बेटा इसमें देखिएगा, इस वीडियो में हम करेंगे गद्य शिक्षण में व्याख्या। कि गद्य शिक्षण में जब हम व्याख्या करते हैं, अर्थात गद्य शिक्षण जब हम बच्चों को समझाते हैं, तो किस किस तरह से किस किस बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम उसको समझाते हैं या उनको समझाना चाहिए। पहला पॉइंट है, व्याख्या विधि में शब्दों का अर्थ सीधे रूप में न बताकर। देखिएगा बेटा, जब बच्चों को हम व्याख्या करते हैं गद्य शिक्षण में, बेटा जब बच्चों को हम व्याख्या करते हैं तो ये पॉइंट कह रहा है कि भी व्याख्या विधि में शब्दों का अर्थ सीधे ना बता के, डायरेक्ट नहीं कि भी कोई भी शब्द दे दिया, जैसे उसने शब्द दे दिया व्योम, तो ये व्योम का मतलब नहीं बताना कि आकाश है, डायरेक्ट नहीं बताना। सीधे रूप में न बताकर विभिन्न विधियों का प्रयोग करे शिक्षक। कि भी जब गद्य आप व्याख्या करते हैं गद्य की, सीधे ये नहीं इसका ये मतलब, इसका ये मतलब है, क्योंकि एनसीएफ भी कहता है, पहले भी कहते हैं कि भी उनकी लाइफ से जोड़ के, तो प्यारे बच्चों उनकी लाइफ से जोड़ के हम एग्जाम्पल देंगे, तो व्याख्या करने के तरीके बताएंगे हम इसमें कि गद्य शिक्षण की जब हम व्याख्या करते हैं गद्य शिक्षण में, तो वो किन किन तरीकों को ध्यान में रख के। तो देखिएगा बेटा, पहला है वास्तविक वस्तु को प्रस्तुत करके, छोटी कक्षाओं में वास्तविक वस्तु को प्रस्तुत करके, जैसे अनार समझाने के लिए अनार का फल दिखाना। तो बेटा देखिएगा, एक ये विधि है, वास्तविक वस्तु को प्रस्तुत किया जाए। कि जो भी आप मान के चलो बच्चे को समझा रहे हो, तो वास्तविक कोई भी वस्तु है, जैसे इसने एग्जाम्पल दिया अभी अनार है, तो अनार का मतलब सीधा ये न बता कि बेटा ये एक फल होता है, ये मीठा होता है। हमें क्या किया जाए, अगर कक्षा छोटी है और हम गद्य की व्याख्या कर रहे हैं, तो बेटा हम अनार दिखा के उसको और बताएं कि भी ये इस तरह की इसकी शेप होती है जी, ऐसे ऐसे इसके बीज को खाया जाता है, छिलका अलग किया जाता है। क्योंकि कई ऐसे हैं, किसी की जड़ खाई जाती है, किसी के बीज खाए जाते हैं, किसी का अलग अलग है बेटा, तो फल है। तो प्यारे बच्चे ये कह रहे हैं कि अनार को दिखा के और फिर हम उसके बारे में बताएंगे। देखिएगा, छोटी कक्षाओं में वास्तविक वस्तु को प्रस्तुत करके, दिखा के, प्रस्तुत करने का मतलब दिखा के, अनार समझाने के लिए अनार का फल दिखाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। डायरेक्ट ये ना बता कि भी ये अनार है और ये मीठा होता है, ऐसे नहीं भी। अगला पॉइंट है बेटे, चित्र, मूर्ति या मानचित्र के माध्यम से व्याख्या की जाए। देखिए बेटा, जब हम गद्य सिखा रहे हैं तो किसी भी चीज़ का हम चित्र जो है चित्र दिखा सकते हैं, कोई भी फोटो दिखा सकते हैं, पिक्चर दिखा सकते हैं, या मानचित्र दिखा सकते हैं। अब जिसके भी बारे में हम गद्य में समझा रहे हैं उसकी तस्वीर दिखा सकते हैं बेटा, उसका मानचित्र दिखा सकते हैं, तो वो आराम से। क्योंकि जो चित्र है, अब बताया पूछा भी जाता है कि भी पाठ्य जो कर्म है या पाठ्यचर्या है उसमें चित्रों को शामिल क्यों किया जाता है। वो चित्रों को शामिल इसलिए किया जाता है क्योंकि बेटा एक जो चित्र है, जैसे देखिएगा, हम कोई भी न्यूज़ सुनते हैं, तो न्यूज़ सुनते हैं तो प्यारे बच्चे, पहले हम न्यूज़ जो है ना रेडियो पे सुनते थे, तो रेडियो पे न्यूज़ सुनते थे तो वो केवल श्रव्य साधन था। अब दर से आज टीवी आ गया, तो टीवी में जब न्यूज़ चैनल कोई भी घटना है उसका जब फोटो दिखा देते हैं, तो फोटो बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देता है और वो फोटो हमारे मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ देता है। तो यूँ कह रहा, गद्य की व्याख्या करते समय अगर संभव हो तो बच्चे को जिसकी भी हम व्याख्या करें उसका चित्र दिखाएं, बच्चा अच्छे से समझ लेगा। इसलिए आजकल जो नई शिक्षा है उसमें नए बदलाव हैं, तो उसमें बेटे शामिल किया है प्रोजेक्टर विधि को। बेटे हाँ बिल्कुल, आईटी को बहुत अच्छे से शामिल करने की कोशिश की गई है, एनईपी 2020 भी कह रही इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं बेटे, संधि या समास को तोड़कर। मान लीजिएगा कोई शब्द मुश्किल है, आप व्याख्या करें और कोई शब्द मुश्किल है और बच्चे को बोलना नहीं आता, जैसे शब्द है प्रत्यक्ष, बोलना नहीं आता या शब्द का नहीं आता मीनिंग समझ में, तो आप ऐसे कर सकते हो बेटे, प्रति जमा अक्ष, अर्थात प्रत्येक जो आंख के सामने है, अक्ष बोले तो आंख और प्रति मतलब प्रत्येक, प्रत्येक वह वस्तु जो हमारी आंख के सामने, अर्थात जिसको हमारी आंख सीधे देख सकती है, वो प्रत्यक्ष है। तो यूँ कह रहा है बेटा, संधि या समास को तोड़कर, अगर कोई शब्द है तो उसको संधि या समास में हम तोड़कर समझा सकते हैं। उसकी अगर हम व्याख्या करेंगे तो बच्चे को बेटे अच्छे से समझ में आएगा। यूँ नहीं कि डायरेक्ट भाई वो शब्द था इसका ये मीनिंग है बता के और कहानी खत्म, ऐसे नहीं बेटे। प्रत्येक शब्द को तोड़कर अच्छे से बेटा समझ में आ गया या नहीं। बहुत सारे शब्द हैं जो हम डायरेक्ट ऐसे बता देते हैं और ये मान लेते हैं कि बच्चे की समझ में आ गया होगा और वो भी हाँ भर लेता बेचारा शर्माता, जबकि ऐसा नहीं है। वाक्य का प्रयोग करके कुछ शब्दों की व्याख्या आसानी से। देखिए, मान लो किसी को समझाने के लिए, अब जैसे मान के चलो कोई मुहावरा आ गया, कोई मुहावरा आ गया बेटे कि भी इस मुहावरे का मीनिंग बताओ। कोई मुहावरा आया है
तो उसको हम वाक्य में प्रयोग करके अच्छे से समझा देते हैं। जैसे देखिएगा, उसने बोला भाई आंखों का तारा। अब उसने बोला आंखों का तारा, आंखों का तारा बोल दिया उसने, तो आपने उत्तर दिया कि बहुत प्यारा। ये तो इसका मीनिंग है बहुत प्यारा, लेकिन उसने क्या बोला बहुत प्यारा के साथ साथ बेटा उसने क्या बोला, हाँ बेटा आंखों का तारा, तारा इसका देखिए मीनिंग होता बहुत प्यारा। जैसे देखिएगा कोई भी बच्चा है जिसको आप पढ़ा रहे हैं तो आप क्या कहोगे, हाँ भी रवि आप बताइएगा आप अपने माता पिता को कितने अच्छे लगते हैं? जी बहुत अच्छा लगता हूँ, बहुत सारी चीजें रहते हैं। तो वो आप अपनी माता पिता के आंखों के तारे हो। तो किसी भी शब्द को शब्द से शब्द ना समझा के उसको वाक्य में प्रयोग करके अगर हम समझाएंगे तो प्यारे बच्चों बच्चा अच्छे से समझेगा। और वो क्योंकि देखिएगा कोई भी हमने शब्द है, उस शब्द का अगर बेटा मीनिंग बताया, सीधा उस शब्द का अगर हमने अर्थ बता दिया तो वो केवल एक शब्द बताया है। अगर उस शब्द के बारे में हमने वाक्य बता दिया तो बेटा उसके बारे में वो बच्चा 5-6 बातें जान गया, तो बेटा कोई ना कोई चीज़ तो याद रहेगी। ऑफिस की बात है, एक तो किसी चीज़ के आप 20 पॉइंट पढ़ो तो 20 में से 2-3 याद रह ही जाएंगे, पॉइंट ही 2 पढ़ो तो बेटा हो सकता माइंड से स्किप हो जाए वो। तो वही बात है बेटा, वाक्य का प्रयोग करके बढ़े हम आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द बताकर भी व्याख्या की जा सकती है। जैसे मान लो कोई शब्द समझ में नहीं आता है, किसी शब्द को समझाने के लिए उसका पर्यायवाची शब्द हम यूज कर सकते हैं। और पर्यायवाची शब्द में जैसे बेटा एक शब्द है सलील, कि भी सलील शब्द आ गया, जैसे उस बच्चे को पढ़ा रहे थे सलील। अब सलील शब्द का बच्चे को पता नहीं सलील का क्या मतलब होता है, तो इसका पर्यायवाची हम कर सकते हैं बेटा सलील। सलील का मतलब होता है पानी, सलील का मतलब होता है जल जी। इस तरह से बेटे इसका मतलब होता है नीर। तो बेटा इस तरह से हम उसको आराम से समझा सकते हैं पर्यायवाची का प्रयोग करके। कोई शब्द समझ में नहीं आता, जैसे पिछली क्लास में बोला था कि जैसे व्योम शब्द है, अब व्योम का समझ में नहीं आता तो हम आकाश कह सकते हैं बेटा, व्योम मतलब आकाश। इस तरह से हम पर्यायवाची शब्द बता के और उसका जो है अच्छे से हम व्याख्या कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं बेटे। बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों अगला पॉइंट है प्रसंग कथन के माध्यम से व्याख्या की जाती है। प्रसंग का मतलब होता है बेटा जिसने वो कथन कहा है, जिसने कथन कहा है और जब कथन कहा है, जब वो कथन कहा है और बेटा जिस विषय पर वो कथन कहा है, ये होता है प्रसंग। कि किसने कहा वो कथन, ये कथन कहने की उसको जरूरत क्यों पड़ी और इस कथन का विषय क्या है, तो बेटा इसको बोलते हैं प्रसंग। तो जब मान के चलो कि भाई कोई भी हम व्याख्या कर रहे हैं तो उसमें बता देगा कि भाई ये वहां पर जैसे एक भारतेंदु जी का बलिया का एक भाषण है, बलिया में भाषण दिया था कि ये जो भारत देश है, अंग्रेजों का समय था उस टाइम पे, ये भारत देश उन्नति कैसे करेगा। तो बता रहा था कि सबसे पहले तो हम आलस्य को त्याग दें, हम आलसी हैं। दूसरा हम अंधविश्वासी हैं, हम अंधा विश्वास करते हैं, हम मेहनत पे भरोसा नहीं करते। तो प्यारे बच्चों अब आएगा कि जब मान के चलो आप इस निबंध को पढ़ाओगे, तो इस निबंध को पढ़ाओगे तो आप बताओगे कि भी इस निबंध ये कथन जो ना भारतेंदु जी के हैं और ये कथन तब दिए थे जब अपना देश जो ना गुलाम था, आज़ाद नहीं था, कि भी अपना देश। और इसमें बताया था कि हम तरक्की करके अंग्रेजों पर जीत कैसे प्राप्त कर सकते हैं तरक्की करके। तो उस तरक्की करने के क्या क्या मतलब गुण होते हैं, अर्थात तरक्की किन किन बिंदुओं से की जाएगी। तो फिर उसका विषय भी जैसे आलस्य को त्यागना है, मेहनत करना है, एजुकेशन बढ़ानी है, नारी शिक्षा को बढ़ाना है। तो इस तरह से प्यारे बच्चे जब कोई भी प्रसंग है ना कि उसके कथन के माध्यम से कि ये प्रसंग उस कवि ने, या जैसे गद्य की बात करें तो बेटा उस लेखक ने, उस रचनाकार ने ये कहानी तब लिखी। जैसे 9th क्लास में पहला ही चैप्टर 2 बैलों की कथा है बेटा, तो प्रेमचंद ने ये कहानी तब लिखी जब अपना देश गुलाम था। तो 2 बैलों के माध्यम से भारतीयों के जो भावना थी, जो विचार थे, जो सोच थी, उनके बारे में उसके जो है ना विचारों को प्रकट करने की कोशिश की है। तो बेटा उससे देश के जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनके अंदर बेटा आज़ादी का जज्बा जगेगा। तो इस तरह से बेटे जब हम उसकी व्याख्या करें तो उसके प्रसंग और कथन को बताएं कि भी उस रचनाकार ने ये तब लिखी, उसको इसलिए ज़रूरत पड़ी। अच्छा लगेगा, बच्चे के दिमाग में सेट हो जाएगा, अच्छा तो ऐसा भी था, अपना देश गुलाम भी था, हमारे पूर्वजों ने संघर्ष भी किया है देश को आज़ाद कराने में, कई सारी चीज़ें उसके दिमाग में आ जाएंगी। बेटे ये चीज़ें हैं अंग संचालन के माध्यम से। वैसे गद्य में ये कम है, लेकिन गद्य में सपोज करो हम नाटक शिक्षण कर रहे हैं बेटे,
अगर प्यारे बच्चे हम नाटक शिक्षण कर रहे हैं तो अंग संचालन का मतलब होता है बॉडी के हाथ पैर चलाना, जैसे गुस्से में है ना, बिल्कुल क्रोध में जब हम मुट्ठी बीच लेते हैं या दांत पीसते हैं या आंखें, तो यूं कह रहा है कि गद्य शिक्षण करते समय अगर पॉसिबल हो तो जैसी रचना है तो वैसा अंग संचालन करे, बॉडी के जो आपके अंग हैं उनका बेटे, शरीर के जो अंग हैं उसी हाव भाव में हो बेटा। अगला है विलोम शब्दों का प्रयोग करके भी आसानी से, मान के चलो कोई शब्द बच्चे के समझ में नहीं आ रहा तो आप उसका विलोम शब्द लिख दो। भाई ये जो है ना आपका ये विलोम शब्द है, इसका विलोम शब्द है, जैसे मान के चलो उस बच्चे के समझ में नहीं आ रहा कि भी जय, कि जय शब्द का क्या मतलब, तो जय के आगे आप पराजय लिख दो। पराजय मतलब दूसरे से हार जाना, अर्थात दूसरे की जय हो जाना। पर तो जय का मतलब हमारी जय, जय या विजय, इसलिए गलती से बच्चे जय का जब विलोम शब्द पूछते हैं ना तो जय का विजय कर देते हैं, जबकि जय का पराजय। तो इस तरह से बेटे हाँ ऐसे समझाएंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने गद्य शिक्षण के बारे में बताने की कोशिश की कि गद्य शिक्षण की जब हम व्याख्या करें तो कैसे की जाए। इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए बेटे हमें आगे बढ़ना है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ बेटे फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।